जगह होगा तो। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, पिछले क्लास में मैंने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ फ्लूइड के बारे में। क्या होते हैं टाइप्स ऑफ फ्लूइड? मैंने उसमें बताया था फ्लूइड जो है जनरली दो टाइप के होते हैं। पहला बताया था आइडियल फ्लूइड और रियल फ्लूइड, और उस रियल फ्लूइड में मैंने बताया था उसको भी क्लासिफाई करके, एक होता है न्यूटोनियन फ्लूइड, दूसरा होता है नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। और उस तरीके से मैंने नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड को भी क्लासिफाई किया था डिफरेंट में, टाइम इंडिपेंडेंट एंड टाइम डिपेंडेंट पे। तो इन सभी बातों को मैंने कल डिस्कस कर लिया था, और आज हम चलते हैं उससे आगे और देखते हैं आज क्या होते हैं हमारे थर्मल कॉम्प्रेसिबिलिटी, क्या होते हैं हमारे कैपिलरिटी एंड क्या होते हैं सरफेस टेंशन। इन सभी पॉइंट्स को देखेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं हम लोग आगे की ओर, और सबसे पहला टॉपिक डिस्कशन करते हैं इसमें हम लोग थर्मल आइसोथर्मल कॉम्प्रेसिबिलिटी। पहला टॉपिक क्या है? आइसोथर्मल कॉम्प्रेसिबिलिटी। आइसोथर्मल कॉम्प्रेसिबिलिटी क्या होता है? तो आइसोथर्मल कॉम्प्रेसिबिलिटी जो होता है उसमें हमारा टेम्परेचर जो होता है, ये जो टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर हमारा क्या होता है? कांस्टेंट होता है। क्या होता है? कांस्टेंट होता है। कौन? टेम्परेचर हमारा। ठीक है, तो ये बात याद रखना है। हम कॉम्प्रेसिबिलिटी में पिछले क्लास में क्या बताए थे? B इज इक्वल टू होता है -1/v इंटू dv अपॉन dp बताए थे। यही हमारा इक्विवेलेंट हो रहा था 1/ρ इंटू d डिवाइडेड बाय dp। मैंने कल ये भी डिस्कस किया था कि ये dv अपॉन dp ये बराबर होता है किसके? d अपॉन dp के। ये चीज मैं d अपॉन ρ के, मतलब ये -dv अपॉन v ये बराबर होता है हमारा किसके? d अपॉन रो के बराबर होता है। ये चीज मैंने कल प्रूफ भी किया था कि कैसे हम लोग बराबर लेते हैं। तो ये चीज को मैंने देख लिया था कल। तो आपको क्या याद रखना है इसमें? आपको याद रखना है कि ये जो हमारा इक्वेशन है bt इज इक्वल टू -1/v इंटू dv डिवाइडेड बाय dp ये बराबर होता है 1/ρ इंटू d डिवाइडेड बाय dp। ये हम बताए थे कॉम्प्रेसिबिलिटी के केस में। लेकिन हमारा क्या है? आइसो थर्मल कॉम्प्रेसिबिलिटी है। तो आइसोथर्मल कॉम्प्रेसिबिलिटी को जो हम लोग डिनोट करते हैं B और नीचे क्या? T से डिनोट करते हैं। इसीलिए हम लोग यहां भी बोल दिए कि भाई ये जो हमारा इक्वेशन कल बन रहा था आइसोथर्मल का कॉम्प्रेसिबिलिटी का, उसी में हम लोग क्या कर दिए? टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिए। क्या किए? टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिए। ठीक है, तो अब यहां से क्या हुआ? BT बराबर हुआ 1/P बराबर 1/KT। ये KT हमारा क्या था? मॉडुलस ऑफ क्या बोले थे? मॉडुलस ऑफ क्या बोले थे? इलास्टिसिटी कल बताए थे ना KT के बारे में। तो ये क्या था? इनवर्स था दोनों, कॉम्प्रेसिबिलिटी और मॉडुलस। ये वाला जो KT के बताए थे ना, B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/K, ये बताए थे। तो ये क्या था? इनवर्स था। तो उसी तरीके से ये रिलेशन तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि ये जो हमारा BT है ये 1/KT के बराबर है, लेकिन BT हमारा 1/प्रेशर के बराबर है। ये कैसे हम लोग देखेंगे? तो आप लोगों को इसको देखने के लिए क्या करना पड़ेगा? आइडियल गैस इक्वेशन का यूज करना पड़ेगा। आइडियल गैस इक्वेशन क्या कहता है हमारा? ये कहता है PV बराबर mRT होता है। PV बराबर mRT। तो यहां से हमारा क्या निकलेगा? जब भी को हम लोग इधर लेके जाएंगे, तो जब भी को हम लोग इधर लेके जाएंगे तो ये क्या बनेगा? P बराबर ρRT बनेगा। यही बनेगा हमारा P बराबर ρRT बनेगा। एक मिनट, P बराबर ρRT। क्लियर है यहां तक? अब देखिए, जब आप इसमें dP डिवाइडेड बाय d यानी कि आप क्या कर रहे हैं? इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। जब डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो R हमारा क्या है? कांस्टेंट है। और हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? आइसोथर्मल कॉम्प्रेसिबिलिटी को पढ़ रहे हैं। क्या चीज को पढ़ रहे हैं? आइसोथर्मल कॉम्प्रेसिबिलिटी। इसमें टेम्परेचर हमारा क्या होता है? कांस्टेंट होता है। ये हमारा क्या है? कांस्टेंट है। कौन? टेम्परेचर भी हमारा कांस्टेंट है। जब ये दोनों कांस्टेंट होगा तो हमारा P का डिफरेंशिएशन जब हम लोग करेंगे मतलब dP डिवाइडेड बाय d, तो वहां हम लोग का क्या होगा? ये हो जाएगा हमारा RT के बराबर। dP डिवाइडेड बाय d जब आप लोग कीजिएगा तो ये RT के बराबर हो जाएगा। अब आप आइए इस इक्वेशन में, इस dP डिवाइडेड बाय ये d डिवाइडेड बाय dP जो है हमारा, यहां पे जो है 1/ρ इंटू d डिवाइडेड बाय dP जो है। क्लियर? तो इसको आप क्या लिख सकते हैं? इसको आप लिख सकते हैं, देखिए dP डिवाइडेड बाय d बराबर RT था, तो d डिवाइडेड बाय dP क्या हो जाएगा? 1/RT।
तो यहां से आप लोग को बोल सकते हैं 1/RT, यानी कि यहां से आपका क्या निकला, यहां से आपका निकला, यहां से आपका क्या निकला, यहां से आपका निकला dp डिवाइडेड बाय, या डायरेक्ट कह सकते हैं हम लोग, या डायरेक्ट हम लोग कह सकते हैं यहां से, ये देखिए इसको तो हम सॉल्व कर दिए 1/ρ और d ρ डिवाइडेड बाय dp, उसको क्या लिखे 1/RT लिखे, इससे इक्वेशन 1 से, इसको मान लीजिए आपकी इक्वेशन नंबर 1 है। फ्रॉम इक्वेशन 1 से आप ये ले लिए। अब यहां पे क्या हुआ 1/ρRT हुआ, ये किसके बराबर, इस BT के बराबर। ये हम क्या कर दिए, प्रूव कर दिए कि कहां से आया। और इसी 1/ρRT को हम लोग क्या कहते हैं, प्रेशर बराबर 1 क्योंकि प्रेशर हमारा देखिए P बराबर ρRT हो रहा था, तो यही हमारा किसके बराबर हो गया, यही हमारा बराबर हो गया इसके, इस BT के बराबर हो गया। ठीक है, आइसोथर्मल कॉम्प्रेसिबिलिटी के बराबर हो गया। क्लियर, आइसोथर्मल कॉम्प्रेसिबिलिटी के बराबर हुआ। इसीलिए हम यहां क्या लिखे हैं, BT बराबर लिखे हैं 1/P इज इक्वल टू 1/KT। तो अब देखिए यहां पे जो T है हमारा, T हमारा क्या था, टेम्परेचर था जो कि कांस्टेंट था। अब यहां से आप क्या कर रहे हैं, अब यहां से आपको क्या करना है कि हमको इंक्रीज एंड डिक्रीज करना है। इंक्रीज किसको करेंगे, यानी कि हमको प्रेशर को इंक्रीज करना है। तो जब हम प्रेशर को इंक्रीज करेंगे, ठीक है, तो BT हमारा क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, क्योंकि यहां पे क्या हो रहा है, BT और प्रेशर के बीच कैसा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है, इसीलिए ये इंक्रीज करेगा, ये डिक्रीज करेगा। क्लियर, कल मैंने बताया था B और K के बीच भी क्या होता है, इनवर्स रिलेशन होता है, यानी कि इसको इंक्रीज करेंगे तो ये डिक्रीज करेगा। तो उसी तरीके से जब हम लोग KT को इंक्रीज करेंगे तो BT भी हमारा क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो ये था हमारा रिलेशन, और ये रिलेशन में ये 1/P कैसे आया BT बराबर, उसको भी मैं यहां प्रूफ कर दिया हूं। ठीक है, तो इतना बात आपको याद रखना है। देखिए बोर्ड पे कितना छोड़ना है कितना मिटाना है, ये मैं समझा के आपको मिटा देता हूं। देखिए ये प्रूफ कैसे हुआ, तो प्रूफ हुआ आपको यहां से एक चीज याद रखना है कि ये चीज कहां से आया, यहां से आया, इसी को यहां कॉपी किए और इक्वेशन 1 को इसमें क्या किए, पुट किए। इक्वेशन 1 को पुट किए, इक्वेशन 1 को जब पुट किए तो 1/ρRT आया, और यही ρRT हमारा P के बराबर था। क्लियर, तो यहां से हमारा आइसोथर्मल कॉम्प्रेसिबिलिटी क्या होता है, कंप्लीट होता है। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हमारा क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये रिलेशन, इसको तो आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, कि हमारा रिलेशन डायरेक्ट आपको याद रखना पड़ेगा। एग्जाम, अगर एग्जाम ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आप बैठ रहे हैं तो इसको डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा कि BT जो हमारा बराबर होता है 1/P इज इक्वल टू बराबर होता है 1/KT के। ठीक है, इतना तक आपको क्या करना है, याद रखना है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगला पॉइंट डिस्कशन करते हैं, सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन क्या होता है, क्या होता है सरफेस टेंशन। देखिए सरफेस टेंशन को पहले, इस डेफिनेशन को समझाने से पहले मैं इस फिगर को समझाता हूं ताकि आप लोगों को सरफेस टेंशन आसानी से क्लियर हो सके। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, एक बीकर ले रहे हैं, एक बीकर मान लीजिए कि एक हम क्या कर रहे हैं, कंटेनर ले रहे हैं, और उस कंटेनर में हम लोग फ्लूइड लिए। जब हम लोग कंटेनर में फ्लूइड लेंगे तो एक तो फ्लूइड का टॉप सरफेस होगा, ठीक है, एक तो आपको ऐसे दिखेगा जैसा इसमें देख रहा है फोटो में, टॉप सरफेस आपको विजुअलाइज नहीं होगा, एक ऐसा फोटो दिख रहा है। अब इस लिक्विड में क्या है कि आपका अलग अलग फ्लूइड पार्टिकल्स है, अलग अलग क्या है, फ्लूइड पार्टिकल्स है, इस तरीके से अलग अलग फ्लूइड पार्टिकल्स है। पहले आप ऐसे देख रहे हैं तो ये फ्लूइड पार्टिकल्स क्या करता है ना, इस पे, इस फ्लूइड पार्टिकल्स पे कौन सा फोर्स लगाता है, कोहेसिव फोर्स लगाता है। ठीक है, देखिए दो तरह का फोर्स होता है, एक होता है आपका कोहेसिव फोर्स, ठीक है, दूसरा होता है एडिसिव फोर्स। दो तरह का फोर्स होता है, एक होता है कोहेसिव फोर्स, दूसरा होता है एडिसिव फोर्स। क्या होते हैं कोहेसिव फोर्स, पहले उसको बता देते हैं। मान लीजिए ये हमारा वाटर है, ठीक है, वाटर का एक मॉलिक्यूल्स है, फर्स्ट वाला मॉलिक्यूल्स, दूसरा वाटर है, ये वाटर का दूसरा मॉलिक्यूल्स है। मतलब क्या कहता है, कोहेसिव फोर्स में सेम पार्टिकल्स,
सेम पार्टिकल्स के बीच जो फोर्स लगता है, सेम नेचर के पार्टिकल्स के बीच जो फोर्स लगता है, उस फोर्स को हम लोग कोहेसिव फोर्स कहते हैं। यानी कि ये अगर वाटर का मॉलिक्यूल्स है, ये भी अगर वाटर का मॉलिक्यूल्स है, इन दोनों के बीच जो फोर्स लगेगा वो फोर्स होगा आपका कोहेसिव फोर्स। और मान लीजिए कि हमारे पास कोई ग्लास है, ठीक है, ग्लास है, ग्लास और वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच जो भी फोर्स लगेगा, यानी कि हमारा क्या है, दो अलग अलग नेचर का मॉलिक्यूल्स है, दो अलग अलग नेचर का मॉलिक्यूल्स है, उन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच अगर जो फोर्स लगेगा उस फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, एडहेसिव फोर्स कहते हैं। ये चीज आपको पिछले क्लास में भी मैंने बता दिया था, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसमें आगे चलते हैं। देखिए कोहेसिव फोर्स हो गया और एडहेसिव फोर्स हो गया। तो इसमें क्या हो रहा है कि ये जो हमारा फ्लूइड पार्टिकल्स है बीच वाला, ये ठीक है, ये बगल वाले फ्लूइड पार्टिकल्स पे कौन सा फोर्स लगाएगा, कोहेसिव फोर्स लगाएगा। कौन सा फोर्स लगाएगा, कोहेसिव फोर्स लगा रहा है इस पे। फिर इस बगल वाले पे कौन सा लगा रहा है, कोहेसिव लगा रहा है। ये भी इस पे कोहेसिव लगा रहा है, ये भी इस पे कोहेसिव लगा रहा है। तो इस तरीके से कोहेसिव फोर्स के कारण क्या होता है, एक पार्टिकल्स दूसरे पार्टिकल से, फिर दूसरा पार्टिकल तीसरे पार्टिकल से जुड़ा हुआ होता है। तो यहाँ पे कोहेसिव फोर्स लग रहा है। तो इन सभी कोहेसिव फोर्स के वजह से ये जो ब्लू वाला आपको कोहेसिव फोर्स दिख रहा है ना, इधर 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 इधर, इन सभी कोहेसिव फोर्स के वजह से आपको क्या मिलेगा, एक नेट फोर्स मिलेगा जो इस फ्लूइड के पार्टिकल्स को, मतलब टॉप सरफेस पे जो फ्लूइड पार्टिकल्स है उसको नीचे खींचने का कोशिश करेगा। और नीचे जो खींचेगा वो एफ नेट से खींचेगा। किससे खींचेगा, एफ नेट फोर्स से खींचेगा, एफ नेट फोर्स से खींचेगा ऊपर से नीचे। और जब हम लोग इसका टॉप व्यू को देखते हैं, तो टॉप व्यू इन द सेंस हम लोग क्या कर रहे हैं, फ्लूइड को हम लोग ऊपर से देख रहे हैं। मान लीजिए ये हमारा फ्लूइड है, हम ऐसे देख रहे हैं, तो टॉप में हमारा ऐसे सरफेस दिखेगा, टॉप में हमारा क्या दिखेगा, ऐसे सरफेस दिखेगा। अब इस सरफेस में मान लीजिए ये एक मॉलिक्यूल्स है, एक मॉलिक्यूल्स बगल में, एक मॉलिक्यूल्स इधर, एक मॉलिक्यूल्स इधर, एक मॉलिक्यूल्स इधर, मतलब अलग अलग पार्टिकल्स जो एक दूसरे से कनेक्ट रहेगा। तो उसी का हम लोग क्या किए हैं, टॉप व्यू दिखाए हैं। और ये किसका इंटरफेस है, ये हमारा लिक्विड और एयर का क्या है, इंटरफेस है। जब भी हमारा सरफेस टेंशन डेवलप होता है वो किसी दो इंटरफेस के रेफरेंस में डेवलप होता है। यानी कि एक अगर हमारा लिक्विड है तो दूसरा हमारा एयर होना चाहिए, इस तरीके से। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इंटरफेस कहते हैं। यहाँ पे एयर और लिक्विड का इंटरफेस है, इसीलिए इस पे क्या डेवलप हो रहा है, सरफेस टेंशन डेवलप हो रहा है। अब इसी को हम लोग टॉप व्यू से देखते हैं, ऊपर से देखेंगे, यानी कि इस सरफेस को देखेंगे, टॉप व्यू, ठीक है। तो देखिए टॉप व्यू में क्या कर रहा है कि मान लीजिए हमारे ग्लास में अगर वाटर रहेंगे तो सर्कल नेचर का रहेगा, वाटर क्या रहेगा, सर्कल नेचर का, ग्लास में सटा हुआ सर्कल नेचर का रहेगा। तो उसी तरीके से हम लोग सर्कल नेचर का बना दिए। अब इसमें क्या कर रहे हैं कि एक फ्लूइड पार्टिकल्स कहीं भी हम लोग कंसीडर कर लिए, बीच में ग्लास के बीच में कहीं भी एक फ्लूइड पार्टिकल्स को कंसीडर कर लिए। अब उस फ्लूइड पार्टिकल से बगल में, इसके बगल, इसके बगल, इसके बगल, इस तरीके से क्या रहेगा, अरेंज रहेगा फ्लूइड पार्टिकल्स। और ये जो फ्लूइड पार्टिकल्स है ये इस पे फोर्स लगाएगा, ये फ्लूइड पार्टिकल्स इसको पकड़ के रखेगा, ये फ्लूइड पार्टिकल्स इसको पकड़ के रखेगा, ये फ्लूइड पार्टिकल्स इसको पकड़ के रखेगा, फिर ये इसको। और ये जो फ्लूइड पार्टिकल्स पकड़ के रख रहा है, यहां भी हमारा क्या लग रहा था, कोहेसिव फोर्स लग रहा था। और यहां भी हमारा क्या लग रहा है, कोहेसिव फोर्स लग रहा है, लेकिन स्ट्रॉन्ग कोहेसिव फोर्स। कैसा, स्ट्रॉन्ग कोहेसिव फोर्स लग रहा है, ठीक है। जब स्ट्रॉन्ग कोहेसिव फोर्स लगेगा, अब देखिए टॉप सरफेस में स्ट्रॉन्ग कोहेसिव फोर्स लग रहा है और नीचे से एफ नेट लगा रहे हैं जो टॉप सरफेस के कोहेसिव फोर्स से कम फोर्स लग रहा है। एफ नेट जो हमारा होता है वो कम फोर्स लगा रहा है, किससे, स्ट्रॉन्ग कोहेसिव फोर्स से। तो ये क्या करेगा, ये इसको खींचने का कोशिश करेगा, ये इसको क्या करेगा, खींचने का कोशिश करेगा। अब टॉप सरफेस हमारा स्ट्रॉन्ग है और नीचे से हम लोग एफ नेट लगा रहे हैं, कमजोर को भिड़ा दिए खींचने के लिए। तो ये क्या करेगा, खींचेगा इसको। जब ये इसको खींचेगा तो टॉप सरफेस पे क्या डेवलप होगा, टेंशन डेवलप होगा। और इसी टेंशन को हम लोग कौन सा टेंशन कहते हैं, सरफेस टेंशन कहते हैं। क्लियर हो गया यहां तक। अब देखिए क्या लिखा है, स्ट्रॉन्ग कोहेसिव फोर्स आर डेवलप्ड ऑन टॉप सरफेस। स्ट्रॉन्ग कोहेसिव फोर्स आर डेवलप्ड ऑन टॉप सरफेस, ठीक है। जिसके कारण क्या हो रहा है, विच ओवरकम द एफ नेट। ये जो एफ नेट लग रहा है ना, ये इसको क्या कर रहा है, एफ नेट को ओवरकम कर रहा है, यानी कि कम कर रहा है। कौन, हमारा स्ट्रॉन्ग कोहेसिव फोर्स, जिसके वजह से
टेंशन हमारा डेवलप होता है कहाँ, टॉप सरफेस के ऊपर में हमारा क्या डेवलप होता है, टेंशन डेवलप होता है। तो इसी टेंशन को हम लोग कौन सा टेंशन कहते हैं, सरफेस टेंशन कहते हैं। ये बात आप लोगों को क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। इतना बात आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ये भी ध्यान रखना है कि लिक्विड में हमारा लिक्विड और एयर का इंटरफेस होना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से, या कोई भी दो अगर हमारा पार्टिकल्स, दो अगर हमारा लिक्विड है या दो हमारा फ्लूइड है, जैसे एयर को भी फ्लूइड बोलते हैं, लिक्विड को भी फ्लूइड बोलते हैं, तो कोई ना कोई दोनों के बीच इंटरफेस डेवलप होना चाहिए, यानी कि अलग अलग रहेगा तभी इंटरफेस डेवलप होगा। क्लियर है, आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए सरफेस टेंशन क्या होता है, ये सिग्मा से डिनोट, ये जो हम लोग सिग्मा बोल रहे हैं ये होता है हमारा सरफेस टेंशन, शॉर्ट फॉर्म में एसटी लिख दिए हैं, सरफेस टेंशन। और ये जो हमारा एफ एस है ना, इसको हम लोग कहते हैं सरफेस टेंशन फोर्स। क्या कहते हैं, सरफेस टेंशन फोर्स कहते हैं। ठीक है, और ये लेंथ एल जो है हमारा, ये क्या है हमारा, लेंथ ऑफ इंटरफेस है ये हमारा। अब इसको हम लोग कैसे समझेंगे, एक हम लोग क्या लिए, निडिल लिए, ये मान लेते हैं हम लोग क्या है, निडिल लिए। जब हमारा वाटर सरफेस क्या था, आप एक पेपर ले रहे हैं, मान लीजिए हमारे पास कोई पेपर है, मान लीजिए हमारे पास यही एक पेपर है। ठीक है, पेपर के ऊपर आप क्या कर रहे हैं, पेपर अभी है हमारा स्ट्रेट है, पेपर हमारा क्या है, स्ट्रेट है। अगर आप इसके बीच में एक पेन रख दे, तो ये क्या हो जाएगा, टेढ़ा हो जाएगा ना। देखिए कैसा कर्व ले लेता है, इस तरीके से कर्व ले लेगा। तो उसी तरह से क्या होता है आपका, उसी तरीके से क्या होगा आपका कि ये जो निडिल है, जब हम लोग वाटर में निडिल को रखते हैं तो वाटर कैसे हो जाता है, निडिल के रिस्पेक्ट में ऐसे हो जाता है, ऐसे। मान लीजिए हम ही है, ये ऐसे मान लीजिए निडिल है, ये ऐसे हो जाएगा वाटर का सरफेस ऐसे। ठीक है, तो उसी तरीके से ये हम लोग ऐसे दिखाए हैं। ठीक है, अब ये जो हमारा टोटल निडिल का लेंथ होता है, इसी को लेंथ ऑफ इंटरफेस कहते हैं। ठीक है, अब ये जो हमारा एफएस लग रहा है, यानी कि सरफेस टेंशन फोर्स लग रहा है, ये हमारे लेंथ ऑफ इंटरफेस के क्या लगते हैं, परपेंडिकुलर लगते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है ये। कौन हमारा, ये जो हम पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं, कौन सा पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं कि ये जो हमारा सरफेस टेंशन फोर्स होता है, सरफेस टेंशन फोर्स होता है, ये क्या होते हैं हमारे, लेंथ ऑफ इंटरफेस के क्या होते हैं, फेस के परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, लेंथ ऑफ इंटरफेस के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, यानी कि एफएस हमारा क्या लग रहा है, लेंथ ऑफ इंटरफेस के परपेंडिकुलर, यही है हमारा एफएस, यही हमारा क्या लग रहा है, एफएस लग रहा है, सरफेस टेंशन फोर्स। ठीक है, इस तरीके से क्लियर हो गया होगा यहां तक। अब देखिए, अब इसका यूनिट हम डिस्कस करते हैं। तो आप देखिए सरफेस टेंशन को सिग्मा से, सरफेस टेंशन फोर्स को एफएस से, और लेंथ ऑफ इंटरफेस को हम लोग एल से डिनोट किए। इतना चीज आप देखिए, ये क्या है हमारा, ओनली फोर्स है, जस्ट लाइक फोर्स, तो न्यूटन हो गया इसका। लेंथ का क्या, मीटर। जब हम इसका यूनिट लिखेंगे सरफेस टेंशन का, तो वो हो जाएगा हमारा न्यूटन पर मीटर। यही हो गया हमारा क्या, सरफेस टेंशन, यही हो गया हमारा क्या, सरफेस टेंशन का यूनिट। यहां तक आप लोगों को क्लियर। यहीं से आप क्या कर सकते हैं, डायमेंशन भी निकाल सकते हैं। देखिए अब क्या क्या होता है एग्जांपल हमारा सरफेस टेंशन फोर्स का। देखिए स्टील नीडल कैन फ्लोट, ये एग्जांपल होता है। एग्जाम में कैसे आएगा, बोलेगा स्टील नीडल कैन फ्लोट विच प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड, स्टील नीडल कैन फ्लोट विच प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड। एग्जाम ऑप्शन दे देगा, कैपिलरी इफेक्ट, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ द अबव। तो आपको मारना है सरफेस टेंशन। तो स्टील नीडल कैन फ्लोट ड्यू टू सरफेस टेंशन। ठीक है, और दूसरा पॉइंट हमारा क्या बोल रहा है, फॉलन वाटर ड्रॉप रिमेन्स स्फेरिकल, यानी कि वाटर ड्रॉपलेट जब फॉल करता है हमारे एटमॉस्फेयर से, तो वो हमें गोल दिखाई पड़ते हैं, स्फेरिकल दिखाई पड़ते हैं। तो क्या कारण है कि हमारा वाटर का जो ड्रॉपलेट होता है वो राउंड दिखाई पड़ता है। तो इसी सरफेस टेंशन के वजह से हमारा वाटर का ड्रॉपलेट क्या दिखाई पड़ता है, हमारा
राउंड दिखाई पड़ता है। तो इतना सारा पॉइंट था आपका सरफेस टेंशन का। तो याद रखिएगा सरफेस टेंशन क्या क्या कॉन्सेप्ट होते हैं, क्या इसमें मैंने ड्रॉ करके आपको बताया है, उन सभी चीज को याद रखना। अगर आप फिगर को अच्छे से विजुअलाइज करते हैं, अच्छे से याद रखते हैं, तो आप लोगों को सरफेस टेंशन को समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग आगे। देखिए सरफेस टेंशन में क्या होता है, अगर हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, ठीक है, हम बताए थे कल आपको, अगर टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो कोहेसिव फोर्स क्या होगा, डिक्रीज करेगा। क्या बोले थे, कोहेसिव फोर्स क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। जब कोहेसिव फोर्स डिक्रीज करेगा तो हमारा सरफेस टेंशन क्या कर जाएगा, डिक्रीज करेगा। अब देखिए कोहेसिव फोर्स हम कहना क्या चाह रहे हैं, मान लीजिए ये हमारा उंगली है, इस पे हम लोग क्या लगा रहे हैं, फोर्स। उंगली का पार्टिकल जो है सेम नेचर का है, जब सेम नेचर का है तो कोहेसिव फोर्स से जुड़ा हुआ है, ये क्या है हमारा कोहेसिव फोर्स से जुड़ा हुआ है। हम इस पे क्या लगाएं, एफ नेट लगाए थे, तो इसमें क्या हुआ था, टेंशन डेवलप हुआ था। इसमें क्या हुआ था, टेंशन डेवलप हुआ था। ठीक है, लेकिन बोल रहा है कि जब हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो कोहेसिव फोर्स घट जाएगा। तो जब इसमें टेम्परेचर को बढ़ाएं तो इसका पार्टिकल्स के बीच जो कोहेसिव फोर्स लग रहा था ये क्या कर गया, घट गया। जब कोहेसिव फोर्स घट गया तो हम लोग खींचेंगे तो आसानी से खींचा जाएगा। कोई भी चीज अगर आसानी से खींचा जाता है तो उसमें टेंशन डेवलप नहीं होता, यानी कि कम टेंशन डेवलप होता है। जैसे हम बोलते हैं इसी उंगली को हम लोग जोर से फोर्स लगा रहे हैं, तो इतना ज्यादा जोर से फोर्स लगा रहे हैं कि यहां पे क्या हो रहा है कि इस ज्वाइंट पे लग रहा है कि हम क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या होता है, उखड़ जाएगा, ऐसा टाइप का लगेगा। लेकिन जब आप इसको क्या करते हैं, खींचते हैं और ये भी आपके साथ चलने लगता है, हल्का हल्का सपोर्ट आपको करता है जाने में, तो कम टेंशन डेवलप होगा ना इस जगह। जितना ज्यादा टेंशन डेवलप इस जगह हो रहा था उससे क्या होगा, कम टेंशन डेवलप हो रहा था। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है, ये हमारा सरफेस टेंशन क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो ये पॉइंट आपको क्या करना है, याद रखना है कि जब टेम्परेचर हमारा इंक्रीज करेगा तो कोहेसिव फोर्स क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, और सरफेस टेंशन भी हमारा क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है, क्लियर है। अब कुछ पॉइंट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, किसके, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत बार मैंने ये क्वेश्चन को देखा है एग्जाम में कि क्या होता है, अगर हमारा इंटरफेस, अभी जो हम बता रहे थे ना, दो इंटरफेस होना चाहिए, यानी कि हम लिए थे लिक्विड और एयर का इंटरफेस, तो किन किन चीज का इंटरफेस हो सकता है और उसके बीच कितना सरफेस टेंशन, स्टैंडर्ड सरफेस टेंशन कितना डेवलप हो सकता है, उन चीज को देखते हैं। अगर हमारा सरफेस टेंशन का इंटरफेस वाटर H2O और एयर रहे, अगर हमारा सरफेस टेंशन का इंटरफेस जो है H2O और एयर रहे, तो उनके बीच, और टेम्परेचर हमारा कितना बोल रहा है, 20 डिग्री टेम्परेचर पे, यानी कि ये जो हम लोग डाटा मतलब डाटा जो ये दिया गया है ये कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे है। तो H2O और एयर के इंटरफेस के बीच जो सरफेस टेंशन डेवलप होता है ये 0.0736 डेवलप होता है। कितना होता है, 0.0736। यही ये वाला जो है खास करके कई बार एग्जाम में पूछा है। ठीक है, इसका यूनिट क्या, न्यूटन पर मीटर। अब देखिए हमारा क्या, Hg पारा और एयर के बीच इंटरफेस, और टेम्परेचर हमारा कितना, 20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो उस समय हमारा सरफेस टेंशन डेवलप कितना होगा, 0.48 न्यूटन पर मीटर। अगर हम लोग सॉप और वाटर की बात करें, सॉप और वाटर की बात करें एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो हमारा डेवलप होगा 0.039। इसको कैसे याद रखेगा, एक बार फिर से बोलिए, H2 और एयर के बीच 0.0736, Hg और एयर के बीच 0.48, सॉप और वाटर के बीच 0.039। इतना बात आपको क्या करना है, याद रखना है। एक बार आप लोग फिर से देखिए, हम पानी पी के आते हैं।
ठीक है, तो आप लोग ये एक बार फिर से देख लिए क्या होता है। इसको हम लोग यहीं पे रोकते हैं और आगे की ओर प्रस्थान करते हैं, अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं कि अगला पॉइंट हमारा कौन सा है। ठीक है, देखिए आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए अब एप्लीकेशन ऑफ सरफेस टेंशन, क्या क्या एप्लीकेशन हो सकते हैं सरफेस टेंशन के, ऐसा आप लोग देखे होंगे, लिक्विड ड्रॉपलेट, सॉफ्ट बबल, लिक्विड जेट, ये सब आप लोग देखे होंगे अगर कभी फ्लूइड मैकेनिक्स आप लोग पढ़े होंगे तो लिक्विड ड्रॉपलेट के केस में क्या होता है कि अगर मान लीजिए हमारा ये कोई ड्रॉपलेट था, ये कोई ड्रॉपलेट था, इसको क्या किए, दो पार्ट में डिवाइड किए। जब दो पार्ट में इसको डिवाइड करते हैं तो इस पे क्या होता है, एक इंटरनल प्रेशर लगता है और बाहर से क्या लगता है, एक्सटर्नल प्रेशर लगता है, जिसको पी आउट कहते हैं, पी आउट। और ये क्या होता है, पी इन। तो ये जो डेल्टा पी है इसी से आता है, ये ही है हमारा क्या, चेंज इन प्रेशर, डेल्टा पी। और यहां पे जो होता है हमारा पी ऑफ प्रेशर इनपुट ग्रेटर होता है हमारा, मतलब इनसाइड का प्रेशर ज्यादा होता है हमारा किससे, आउटसाइड के प्रेशर से। इनसाइड का प्रेशर ये जो हमारा है, इसको जब हम लोग कट करेंगे तो एक बनेगा हमारा कॉनकेव, एक बनेगा हमारा इस साइड से कॉन्वेक्स। तो कॉनकेव का प्रेशर जो होता है अंदर की ओर प्रेशर लगता है, अंदर की ओर फोर्स लगता है, और कॉन्वेक्स में क्या होता है, बाहर की ओर फोर्स लगता है। तो यहां पे बोल रहा है कि इनसाइड प्रेशर जो होता है हमारा वो ग्रेटर होता है किससे, आउटसाइड प्रेशर से। ठीक है, तो यहां पे डेल्टा पी का यही मतलब है, इनसाइड प्रेशर इज ग्रेटर देन आउटसाइड प्रेशर। और कोई भी बबल हमारा तभी एग्जिस्ट करेगा जब टोटल ब्रस्टिंग फोर्स हमारा रेजिस्टिंग फोर्स के बराबर होगा। यानी कि हमारे ये अगर कोई बबल है तो बाहर से भी फोर्स लग रहा है हमारा और अंदर से भी वॉल पे फोर्स लगा रहा है, यानी ये अंदर से भी फोर्स लगा रहा है वॉल पे, ठीक है, बबल के वॉल पे, और बाहर साइड से भी क्या लग रहा है, हमारा फोर्स लग रहा है। तो जब तक हमारा ब्रस्टिंग फोर्स हमारा रजिस्टिंग फोर्स के बराबर नहीं होगा तब तक हमारा बबल एग्जिस्ट करेगा क्या। अब मान लीजिए ये हमारा बबल है, बाहर से हम लोग ज्यादा फोर्स लगा दिए, बबल क्या कर जाएगा, ब्रस्ट कर जाएगा। तो जब बबल यहाँ पे क्या करेगा, ब्रस्ट कर सकता है। ठीक है, तो इसीलिए बोल रहा है कि इनसाइड, इस केस में बोल रहा है, इसको प्रूव करने के लिए बोल रहा है कि इनसाइड प्रेशर इज ग्रेटर देन क्या होता है, आउटसाइड प्रेशर। तभी हम लोग यहां से क्या निकाल सकते हैं, चेंज निकाल सकते हैं। और ये चेंज आया कैसे, जब हम लोग इस फिगर में क्या लगाते हैं, इस फिगर में हम लोग लगाते हैं ब्रस्टिंग फोर्स, ब्रस्टिंग फोर्स लगाते हैं रजिस्टिंग फोर्स के बराबर। जब आप ब्रस्टिंग फोर्स बराबर रजिस्टिंग फोर्स लगाइएगा, ठीक है, तो आपका जो है ये प्रूफ होके आएगा। ठीक है, यहां हम लोग प्रूफ को नहीं बताएंगे क्योंकि प्रूफ इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको क्या करना है, इसका रिजल्ट याद रखना है, क्योंकि रिजल्ट के बिहाफ पे ही आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। आप एई का एग्जाम दीजिएगा, जेई का एग्जाम दीजिएगा, इन सभी में जो है डायरेक्ट प्रूफ के अकॉर्डिंग पूछा जाता है, प्रूफ पे। बस आपको यहां याद रखना है कि ये डेल्टा पी यानी कि प्रेशर में चेंजिंग क्या हो रहा है, क्या आप बताइएगा कि क्या प्रेशर में चेंजिंग हो रहा है। बोलना है कि इनसाइड का प्रेशर जो होता है वो ज्यादा होता है आउटसाइड से। तो यानी कि प्रेशर इनसाइड माइनस प्रेशर आउटसाइड, यही हमारा किसके बराबर होता है, डेल्टा पी के बराबर होता है। क्लियर, डेल्टा पी के बराबर होता है। ठीक है, तो हम लोग इसको इरेज कर देते हैं। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, अब इसका फॉर्मूला देखते हैं क्या क्या होता है फॉर्मूला। इसके फॉर्मूले की बात करते हैं। अब देखिए यहाँ चेंज इन प्रेशर हमारा क्या आ रहा है, 4 टाइम्स ऑफ सिग्मा डिवाइडेड बाय हमारा क्या, डी। और ये हमारा सिग्मा क्या है, सरफेस टेंशन है। ये हमारा सिग्मा क्या है, सरफेस टेंशन। और डी हमारा क्या है, डाया ऑफ, अगर लिक्विड ड्रॉपलेट बोल रहे हैं तो इस केस में क्या, डाया ऑफ ड्रॉपलेट। क्लियर, यहाँ पे क्या याद रखना है, डाया ऑफ ड्रॉपलेट होता है। तो हम इसको मेंशन कर देते हैं, यहाँ मेंशन कर देते हैं कि सिग्मा हमारा क्या है और डी हमारा क्या है। ठीक है, सिग्मा है हमारा सरफेस टेंशन, डी है हमारा डाया ऑफ ड्रॉपलेट। क्लियर, उसी तरीके से आपको इसमें याद रखना है कि ये जो लिक्विड ड्रॉपलेट है उससे क्या हो जाता है, सॉफ्ट ड्रॉपलेट 2 गुना हो जाता है। देखिए 4 सिग्मा डिवाइडेड बाय डी था, इसको 2 टाइम से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, 8 सिग्मा डिवाइडेड बाय डी हो जाएगा। तो यही आ गया हमारा रिजल्ट। तो इसका रिजल्ट याद रखना है, सॉफ्ट बबल के केस में हमारा क्या होता है, 8 सिग्मा डिवाइडेड बाय डी होता है।
ठीक है। अब यहां सिग्मा वही सरफेस टेंशन, डी हमारा क्या, सॉप बबल का डायामीटर, डी हमारा यहां क्या, बबल का डायामीटर, डी हमारा यहां क्या है, बबल का डायामीटर, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं। अब देखिए लिक्विड जेट की बात कर रहे हैं। लिक्विड जेट में क्या होता है, इसका क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा। देखिए ये कट जाएगा, 2 सिग्मा डिवाइडेड बाय डी बन जाएगा। क्लियर है यहां तक, ठीक है। 2 सिग्मा डिवाइडेड बाय डी बन जाएगा। तो यहां से क्या हो जाएगा, यहां पे डी हमारा क्या है, डी हमारा है डाया ऑफ लिक्विड जेट, डाया ऑफ लिक्विड जेट। क्लियर है यहां तक क्लियर है। अब हम लोग क्या करते हैं, आगे की ओर चलते हैं। अब देखिए एक पॉइंट आता है आपका वेटिंग सरफेस और दूसरा पॉइंट आता है नॉन वेटिंग सरफेस। 2 पॉइंट हमारा आ रहा है, एक वेटिंग सरफेस आ रहा है, दूसरा आ रहा है हमारा नॉन वेटिंग सरफेस। हम लोग क्या किए, 2 अलग अलग सरफेस लिए, 2 अलग अलग सरफेस लिया, दोनों में हम लोग वाटर के एक ड्रॉपलेट्स इस सरफेस पे, एक ड्रॉपलेट्स इस सरफेस पे। वेटिंग का मतलब क्या होता है, वैसा मतलब वेटिंग का मतलब होता है जो किसी सरफेस को वेट कर दे, गीला कर दे, ठीक है। नॉन वेटिंग का मतलब होता है जो किसी सरफेस को गीला ना करे, यानी कि वेटिंग ना करे, ठीक है। तो उसी को हम लोग नॉन वेटिंग कहेंगे। वेटिंग में हमारा क्या होगा, किसी सरफेस को क्या कर देगा, गीला कर देगा। तो हम लोग क्या लिए, एक वाटर का ड्रॉपलेट लिए इसे, और यहां भी हम लोग क्या लिए, एक वाटर का ड्रॉपलेट लिए, और इसको क्या किए, इस सरफेस पे हम लोग क्या किए, फॉल किए। यहां भी इस सरफेस पे क्या किए, फॉल किए। जब ये फॉल हुआ तो ये हमारा सरफेस क्या था, ग्लास का सरफेस था। ये जैसे ही इस पे गिरा, ये क्या करने लगा, फैलने लगा, स्प्रेड करने लगा। जब ये स्प्रेड करने लगा तो ये कैसा शेप लिया, ऐसा शेप लिया। ये कैसा शेप लिया, ऐसा शेप लिया गिरने के बाद, ठीक है। जब ये ऐसा शेप लिया था, हम क्या किए, इसी सरफेस पे जो वाटर ड्रॉपलेट गिरा है ग्लास के सरफेस पे, उस पे हम लोग क्या लिए, एक टेंजेंट को ले लिए, ठीक है, एक टेंजेंट को ले लिए। और इस टेंजेंट से हम लोग क्या मेजर किए, इस ग्लास सरफेस से इस टेंजेंट का एंगल मेजर किए। जब एंगल मेजर किए इस सरफेस से इस टेंजेंट का, तो हमें क्या ऑब्जर्व हुआ कि ये जो हमारा थीटा था वो 90 डिग्री से क्या आया, कम आया। जब ये कोई भी एंगल हमारा 90 डिग्री से कम आता है तो उस एंगल को हम लोग क्या कहते हैं, एक्यूट एंगल कहते हैं। कौन सा एंगल कहते हैं, एक्यूट एंगल। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन दिमाग में क्या आता है, सबसे बड़ा क्वेश्चन दिमाग में आता है कि जब हम लोग वाटर ड्रॉपलेट को गिराए इस पे, इस सरफेस पे, तो ये इस तरीके से फैल गया। तो क्यों फैला, क्या नेचर है हमारा वाटर सरफेस और इस ग्लास सरफेस के बीच जो कि ये फैल गया, क्या नेचर हो सकता है। देखिए वाटर सरफेस को जब हम लोग फॉल किए, और ये हमारा क्या था, ग्लास सरफेस, जैसे ही ये वाटर सरफेस ग्लास सरफेस के कांटेक्ट में आया तो वाटर और वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच क्या डेवलप, क्या लगा, कोहेसिव फोर्स लगा। क्या लगा, कोहेसिव फोर्स। और वाटर और हमारा ग्लास के बीच कौन सा फोर्स लगा, एडिजिव फोर्स। क्योंकि यहां 2 अलग अलग नेचर का सबस्टांस है, इसीलिए एडिजिव फोर्स लग रहा है। यहां सेम नेचर का सबस्टांस है, इसीलिए यहां कोहेसिव फोर्स लग रहा है। तो हम लोग क्या देखते हैं, जब वेटिंग सरफेस का केस आता है तो उसमें एडिजिव फोर्स जो है वो ज्यादा होता है, किससे, कोहेसिव फोर्स से। एडिजिव फोर्स जब ज्यादा होगा तो ग्लास क्या करेगा, पानी को ज्यादा खींचेगा। जब पानी को ज्यादा खींचेगा तो पानी ज्यादा फैलेगा, यानी कि कोहेसिव फोर्स कम है, एडिजिव फोर्स ज्यादा है तो पानी ज्यादा फैल गया। इसीलिए ये वाटर क्या हो गया, इस सरफेस पे क्या हो गया, फैल गया। किसके वजह से, एडिजिव फोर्स ज्यादा होने के वजह से, ठीक है। तो उसी तरीके से इस केस में जब हम लोग आएंगे नॉन वेटिंग के केस में, जब हम लोग नॉन वेटिंग के केस में आएंगे तो उसमें क्या होगा, उसमें भी हम लोग सेम क्या करेंगे, वाटर ड्रॉपलेट को क्या करेंगे, फॉल करवाएंगे। बशर्ते हम लोग क्या करते हैं, जो ये सरफेस लिया है ना, मान लीजिए कोई सरफेस पे, उस पे हम लोग क्या लगा दिए, वैक्स लगा दिए। क्या लगा दिए, वैक्स। वैक्स इन द सेंस मतलब मान लीजिए कि आप क्या किए, हाथ में ग्लिसरीन लगा दिए, ग्लिसरीन ग्रीस जिसको हम लोग कहते हैं, ग्रीस लगा दिए हाथ में, पूरा एकदम ऐसा एकदम मोटा लेयर बना लीजिए ग्रीस का हाथ में, और उसके ऊपर में पानी डालिए तो
क्या पानी फैलेगा? ड्रॉपलेट की तरह रहेगा। आप देखेंगे कई सारे जब बारिश होता है तो पत्ते के ऊपर एक आता है आपका अरुई का पत्ता आता है, ठीक है, जिसको कच्चू भी बोलते हैं। कच्चू के पत्ते पे आप जब पानी डालिएगा ना, देखिएगा कि वो क्या रहेगा ना, ड्रॉपलेट की तरह रहेगा, उस पर सटेगा नहीं, वो भिंगाएगा नहीं पत्ते को, ठीक है। वो क्या करेगा पत्ते को, अरे होता है ना कि इस तरीके से एक बड़ा ऐसा पत्ता होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, बेसन वगैरह को लपेट के इसका क्या बनाते हैं, कचरा वगैरह कुछ बनाते हैं इस तरीके से, ठीक है। और ये ग्राउंड के अंदर से क्या निकलता है, अभी जो आपका जितिया पर्व था तो उस समय आपको कंदा, जिसको आप लोग बोलते हैं, कंदा भी बहुत लोग बोलता है, उसी के पत्ते के ऊपर जब आप डालिएगा ना तो देखिएगा वाटर का ड्रॉपलेट बनेगा, ना कि इस सरफेस पे वो वाटर फैलेगा, ठीक है। दैट मीन्स ये पत्ता किसका काम कर रहा है, नॉन वेटिंग वाला सरफेस का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है, नॉन वेटिंग सरफेस का काम कर रहा है। तो आपको क्या यहां देखना है कि ये जो हम सरफेस लिए हैं इस पे हम लोग क्या लगा दिए, वैक्स लगा दिए। जब हम लोग वैक्स लगाते हैं और वाटर ड्रॉपलेट को इस पे फॉल करवाते हैं तो ये वाटर ड्रॉपलेट क्या होता है, हमारा वाटर का ड्रॉपलेट ही बना हुआ रहता है उस सरफेस पे, फैलता नहीं है। क्यों वाटर का ड्रॉपलेट बना हुआ होता है, क्योंकि नॉन वेटिंग प्रॉपर्टी में जो होता है कोहेसिव फोर्स ज्यादा होता है, किससे, एडिजिव फोर्स से। जब हमारा कोहेसिव फोर्स ज्यादा होगा तो वाटर का जो पार्टिकल्स बना हो उसके अंदर भी छोटा छोटा पार्टिकल्स है, वो एक दूसरे से क्या करेगा, एकदम जकड़ के पकड़ के रखेगा कि भाई तुमको हम भागने नहीं देंगे। उसी तरीके से यहां क्या होता है, हमारा वाटर का ही ड्रॉपलेट बन जाता है। और जब इस पे हम लोग क्या डालते हैं, बोलिए, क्या बोलते हैं इसको, टेंजेंट। इस पे क्या डाले हम लोग, टेंजेंट डाले। जब इस पे टेंजेंट डालते हैं और जब ये थीटा मेजरमेंट करते हैं इस सरफेस से, तो हमारा थीटा क्या देता है, ग्रेटर देन 90 डिग्री। और जब कोई भी किसी भी एंगल को हम लोग 90 डिग्री से ऊपर बोलते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। क्या कहते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल बोलते हैं, ठीक है। तो याद रखना है, इसमें क्या याद रखना है आपको, सबसे पहले बात वो आता है एग्जाम ओरिएंटेड से आपको क्या क्या याद रखना है उसको मैं बता देता हूं। आपको याद रखना है ये वाला पॉइंट थीटा क्या होता है। दूसरा याद रखना है इसमें एडिशन इज ग्रेटर देन कोहेजन होता है, ये याद रखना है। ये सभी क्या है हमारे इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, ठीक है। इसमें आपको क्या याद रखना है, इसमें आपको याद रखना है, इसमें आपको क्या याद रखना है, इसमें याद रखना है ये वाला चीज कि हमारा थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री होता है तो वो ऑब्ट्यूस एंगल होता है। और ये चीज याद रखना है, कोहेजन इज ग्रेटर देन एडिशन, ठीक है। क्या याद रखना है, कोहेजन इज ग्रेटर देन एडिशन याद रखना है, क्लियर। अब देखिए एक नोट पॉइंट है आपका, नोट पॉइंट क्या कहता है, अगर हमारे पास Hg है यानी पारा है, पारा क्या करता है ना, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड के साथ कौन सा प्रॉपर्टी शो करता है, वेटिंग प्रॉपर्टी शो करता है। क्या शो करता है, इसके साथ कॉपर, सिल्वर और गोल्ड के साथ वेटिंग प्रॉपर्टी शो करता है। इतना बात आपको क्या करना है, याद रखना है इसमें, ठीक है। हम आगे की ओर बढ़ते हैं और अगला पॉइंट देखते हैं हमारा क्या है। अब देखिए कैपिलरी इफेक्ट क्या होता है, क्या होता है हमारा कैपिलरी इफेक्ट, यानी कि कैपिलरी ट्यूब में हमारा राइज और फॉल अगर सरफेस टेंशन के वजह से डेवलप हो रहा है, यानी कि जनरली क्या होता है सरफेस टेंशन के वजह से ही हमारा राइज और फॉल डेवलप हो रहा है। क्या बोल रहा है कि अगर हमारे कैपिलरी ट्यूब में, वो भी हमारा कैपिलरी ट्यूब जो होता है स्मॉल डायमीटर का ट्यूब होता है, उसमें अगर हमारा राइज और फॉल देखने को मिल रहा है लिक्विड सरफेस में, तो उसी इफेक्ट को हम लोग कौन सा इफेक्ट कहते हैं, कैपिलरी इफेक्ट कहते हैं। उसी इफेक्ट को हम लोग कौन सा इफेक्ट कहते हैं, कैपिलरी इफेक्ट, ठीक है। और कैपिलरी इफेक्ट किसके वजह से आता है हमारा, तो ड्यू टू सरफेस टेंशन के वजह से आता है। देखिए इसमें दो तरह का कैपिलरी इफेक्ट होता है, एक तो आपका आएगा कैपिलरी राइज आएगा, ठीक है, एक आएगा आपका कैपिलरी फॉल। कैपिलरी राइज क्या होता है, कैपिलरी फॉल क्या होता है,
उसको हम लोग देखते हैं। तो देखिए ये हमारे पास क्या है, दो डायग्राम है, ये हमारे पास दो डायग्राम है और दोनों डायग्राम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो पहला डायग्राम रिप्रेजेंट कर रहा है कैपिलरी राइज को और दूसरा डायग्राम हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है कैपिलरी फॉल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कैपिलरी राइज कैसे होता है, कैपिलरी फॉल कैसे होता है, इसको अच्छे से विजुअलाइज कीजिए। देखिए हम फिगर में आपको विजुअलाइज करवा रहे हैं। मान लीजिए हमारे पास क्या है, इसी के पैरेलल हम क्या लिए, एक यानी कि ये हम क्या बना दिए, ट्यूब बना दिए। ठीक है, ट्यूब बना दिए। जब हम लोग किसी ट्यूब को जो है पानी में इंसर्ट करेंगे तो इनिशियल आपको क्या लगेगा कि आपका जो वाटर का सरफेस है वो कैसा है, ये इनिशियली वाटर का सरफेस, एक मिनट, वाटर का सरफेस ऐसा है, आपको ऐसा ही विजुअलाइज होगा, आपको ऐसा ही विजुअलाइज होगा। ठीक है, मान लीजिए ये आपको वाटर का सरफेस ऐसा विजुअलाइज होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो वाटर का सरफेस है इसके बीच क्या लग रहा है, कोहिजन लग रहा है, क्योंकि वाटर वाटर मॉलिक्यूल्स है। लेकिन आप यहाँ ऑब्जर्व कीजिएगा, आप यहाँ ऑब्जर्व कीजिएगा, यहाँ आपको क्या दिखेगा, इन दोनों साइड में क्या दिखेगा, एडिशन दिखेगा, क्योंकि वाटर का मॉलिक्यूल्स और किसका मॉलिक्यूल्स है, ग्लास का मॉलिक्यूल्स है। यहाँ आपको एडिशन दिखेगा और बीच में आपको क्या दिखेगा, कोहिजन दिखेगा, क्योंकि बीच में सारा पार्टिकल्स क्या है हमारा, वाटर का है। तो वाटर का पार्टिकल सेम नेचर का है, दोनों एक दूसरे के बीच क्या लगाएगा, कोहेसिव फोर्स लगाएगा। तो पहले हम लोग राइज का बात कर रहे हैं, राइज के केस को समझा रहे हैं। तो देखिए होता क्या है, होता क्या है कि जब आप लोग इसमें वाटर को फिल करते हैं तो राइज के केस में आपको क्या याद रखना है, एडहेसिव फोर्स जो होता है हमारा, एडहेसिव फोर्स जो होता है वो आता है हमारा ज्यादा, किससे, कोहेसिव फोर्स से। यानी कि ये जो हमारे बीच में कोहेसिव फोर्स लग रहे थे वो कम है, किससे, एडहेसिव फोर्स से। तो जब ये एडहेसिव फोर्स ज्यादा होता है, मान लीजिए इन दोनों साइड में एडहेसिव लग रहा है ए, इस साइड में ए लग रहा है, बीच में सी लग रहा है, तो एडहेसिव फोर्स ज्यादा है और कोहेसिव फोर्स कम है, तो ये तुरंत नीचे चल जाएगा। ये क्या चला जाएगा, नीचे फॉल डाउन करेगा। इसको खींच पाएंगे क्या हम लोग, ये ज्यादा फोर्स लगा रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या नीचे जा सकता है। तो जब ये नीचे नहीं जा सकता, लेकिन यहाँ पे कोहेसिव फोर्स कम लग रहा है, तो ये नीचे चला जाएगा। जब ये नीचे चला जाएगा तो ये क्या करेगा, ये एडहेसिव फोर्स ताकतवर, ये भी एडहेसिव फोर्स ताकतवर, ये इसी जगह रहेगा और कोहेसिव फोर्स बेचारा नीचे चला जाएगा। कोहेसिव फोर्स बेचारा नीचे चला जाएगा इस तरीके से, जिसके वजह से हमारा कैसा ड्रॉ होगा, राइज में इस तरीके से हमारा ट्यूब में क्या देखने मिलेगा, राइजिंग देखने को मिलेगा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कैपिलरी राइज कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कैपिलरी राइज कहते हैं। इसमें क्या हो रहा था, एडहेसिव फोर्स ज्यादा हो रहा था, कोहेसिव फोर्स थे। मान लीजिए यही हमारा सरफेस था, एडहेसिव फोर्स यहाँ लग रहा था, एडहेसिव फोर्स यहाँ लग रहा था, ये यहीं रह गया और कोहेसिव फोर्स हमारा क्या कर गया, वेट के कारण क्या चला गया, नीचे चला गया। कोहेसिव फोर्स हमारा क्या हो रहा था, कमजोर हो रहा था, यानी कम था एडहेसिव से, तो ये नीचे चला गया। अगर ये तीनों बराबर रहता तो वाटर का सरफेस हमारा कैसा रहता, स्ट्रेट रहता। ठीक है, तो ये आपको कैपिलरी राइज समझ में आ गया होगा। देखिए इंपॉर्टेंट क्या है, ये है आपका इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है कैपिलरी राइज में क्या होता है, एडिशन इज ग्रेटर देन कोहेजन। और फिगर को अगर याद रखना है कि कैसे हमारा, तो कटोरा, कल भिखारी वाला एग्जांपल दिए थे ना, कटोरा का शेप ऐसा है, मतलब इसमें पैसा आएगा। जब पैसा आएगा तो आपका मतलब इकोनॉमिकल कंडीशन क्या होगा, राइज करेगा। कैसा करेगा, राइज करेगा। तो कटोरा का अगर शेप बन रहा है यानी कि इसमें क्या आ रहा है, पैसा आ रहा है, राइज हो रहा है। ऐसे याद रख सकते हैं, ये याद रखने के लिए है। ठीक है, ऐसे आप मेमोराइज कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, ये हमारा क्या है, इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट क्या है, एग्जाम ओरिएंटेड है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ये चीज आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जब ये चीज आप लोगों को समझ में आ गया होगा, अब हम लोग चलते हैं किसमें, कैपिलरी फॉल में। देखिए कैपिलरी फॉल में के केस में क्या होता है, कोहिजन जो है वो ज्यादा होता है, किससे, एडिशन से। यानी कि ये जो हमारा एडिजिव फोर्स लग रहा है यहाँ पे, ठीक है, और ये जो हमारा कोहिजिव फोर्स लग रहा है यहाँ पे, ठीक है, तो हमारा क्या बोल रहा है, कोहिजन हमारा ज्यादा होता है एडिशन से।
यानी कि ये वाला ज्यादा होगा हमारा, ये ज्यादा फोर्स लगा रहा है, ये ज्यादा लगा रहा है और ये क्या कर रहा है, कम लगा रहा है। तो जब ये कम लगा रहा है तो ये नीचे की ओर स्लाइड करेगा, नीचे की ओर जाएगा। जब ये नीचे की ओर जाएगा लेकिन कोहेसिव फोर्स स्ट्रांग है, ये क्या कभी हटेगा यहां से, नहीं हटेगा। तो नहीं हटेगा तो ये कैसा शेप ले लेगा, इस तरीके से शेप ले लेगा और ये ऐसे बनाएगा। ठीक है, तो ये इसके केस में, कैपिलरी फॉल के केस में कैसा फिगर दिखेगा, देखने को मिलेगा आपको कि कटोरा हमारा क्या है, डाउन है, यानी कि सारा पैसा गिर गया। जब सारा पैसा गिर जाएगा तो आपका इकोनॉमिकल कंडीशन क्या हो गया, फॉल हो गया। ऐसे याद रख सकते हैं आप, याद रखने के लिए ऐसा बता रहे हैं, कैपिलरी फॉल में ऐसा शेप बनता है। अब आपको क्या याद रखना है इसमें, अब आपको याद रखना है, अब आपको याद रखना है कि कैपिलरी राइज के केस में, कैपिलरी राइज के केस में क्या होता है, ये जो हमारा थीटा बन रहा है ना, ये थीटा जो होता है हमारा लेस देन 90 डिग्री होता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये हमारा क्या है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। कैपिलरी राइज के केस में जो थीटा बनता है हमारा वो 90 डिग्री से कम होता है। और ये हमारा कैपिलरी फॉल था, यही हमारा कैपिलरी फॉल बन रहा है। तो ये हमारा सरफेस से जो थीटा बनाएगा ये क्या बनाएगा, ग्रेटर देन 90 डिग्री बनाएगा। ठीक है, तो ये भी आपको क्या करना है, याद रखना है कि ग्रेटर देन 90 डिग्री बना रहा। इसके केस में, कैपिलरी राइज के केस में जो हम लोग लिक्विड लेते हैं वो हम लोग लेते हैं H2O। कौन सा लिक्विड लेते हैं, H2O लिक्विड लेते हैं। और कैपिलरी फॉल के केस में जो हम लोग लिक्विड लेते हैं वो Hg लेते हैं। क्यों Hg ले रहे हैं, क्यों वाटर ले रहे हैं, अभी आगे आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहां पे जो थीटा होगा हमारा ये ग्रेटर देन क्या होगा हमारा 90 डिग्री होगा। तो यहां से हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये भी हमारा क्या है, इंपॉर्टेंट है। ये भी हमारा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि कैपिलरी फॉल के केस में हमारा जो थीटा बनता है वो क्या होता है, 90 डिग्री से ज्यादा होता है। और यहाँ पे कोहिजन हमारा क्या होता है, एडिजन से ज्यादा होता है। कोहिजन जो हमारा होता है एडिजन से ज्यादा होता है। ठीक है, अब देखिए यहां से ये जो पॉइंट हमारा जहां पे बन रहा है, ये पॉइंट यहां से यहां तक के हाइट को हम लोग कौन सा हाइट कहते हैं, कैपिलरी हाइट कहते हैं, जिसको हम लोग क्या करते हैं, H से रिप्रेजेंट करते हैं। उसी तरीके से इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच के हाइट को ही हम लोग क्या कहते हैं, कैपिलरी हाइट कहते हैं। अब कैपिलरी हाइट का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है कैपिलरी हाइट का फॉर्मूला, तो ये होता है H बराबर 4 सिग्मा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय रो जी डी, रो जी डी। H बराबर 4 सिग्मा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय रो जी और डी। डी हमारा क्या है, डाया ऑफ ट्यूब। डी हमारा क्या है, डाया ऑफ ट्यूब। यहां पे आप रिप्रेजेंट कर लीजिए इसको। डी हमारा क्या है, डाया ऑफ ट्यूब। जी तो आपको पता ही है, रो आपका पता ही है डेंसिटी, और सिग्मा आपको पता ही है सरफेस टेंशन। ये थीटा हमारा कौन सा, यही वाला थीटा, यही वाला थीटा। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर देते हैं कि भाई हमारा डी क्या है, डी हमारा क्या है, डी इज इक्वल टू डाया ऑफ ट्यूब। ठीक है, अब डाया ऑफ ट्यूब जनरली क्या लेते हैं हम लोग, अप टू कितना लेते हैं, 5 mm लेते हैं। ये भी आप स्टार मार्क कर लीजिए, ये भी हमारा क्या है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है। डाया अप टू कितना लेते हैं, 5 mm हम लोग कंसीडर करते हैं। तो इतना बात आप लोगों को कैपिलरी इफेक्ट में समझ में आ गया होगा। क्या क्या होता है कैपिलरी राइज, क्या होता है कैपिलरी फॉल, उसको आप लोग अच्छे से ऑब्जर्व कर लिए होंगे। अब हम लोग चलते हैं आगे और कैपिलरी इफेक्ट से एक और मतलब कॉन्सेप्ट को देखते हैं। अगर हमारा कोई पैरेलल प्लेट है, मान लीजिए ये है हमारा प्लेट, ये हमारा प्लेट, दोनों क्या हमारा पानी में डूबा हुआ, जैसे हमारा कैपिलरी ट्यूब डूबा हुआ था पानी में और उसमें हमारा कैपिलरी राइज और कैपिलरी फॉल देखने को मिल रहा था। उसी तरीके से दो प्लेट हमारा जब पानी में डूबा हुआ है तो हमारा उस केस में कैपिलरी हाइट क्या होता है, यही देखिए दो प्लेट है, यही हमारा, एक तो ये प्लेट और दूसरा ये प्लेट, दोनों प्लेट क्या हमारा पैरेलल है, पानी में डूबा हुआ है। तो उसमें भी हमको क्या देखने को मिलेगा, इस तरीके से कैपिलरी राइज देखने को मिलेगा, इस तरीके से कैपिलरी राइज देखने को मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से कैपिलरी राइज। और इन दोनों प्लेट के बीच, अगर ये दोनों प्लेट ऐसे था, हम ऐसे दिखा रहे हैं आपको, इन दोनों प्लेट के बीच के
थिकनेस को हम लोग टी से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसी ट्यूब में, मतलब इसी पैरेलल प्लेट को देखिए ना, जस्ट लाइक लग रहा है कि ट्यूब ही है, ऐसे वर्टिकल लग रहा है कि ट्यूब है, इसमें कैपिलरी राइज कैपिलरी फॉल होता है। ठीक है, तो ये जो हमारा कैपिलरी राइज हो रहा है, इसमें मान लीजिए कि हमारा हाइट क्या है इस सरफेस है, इसमें क्या हमारा वाटर फिल है या लिक्विड फिल है। ठीक है, कैपिलरी राइज है तो H2O फिल है, कैपिलरी फॉल है तो आपका क्या है Hg फिल है। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे T जो होता है हमारा, इसका फॉर्मूला क्या, पीछे फॉर्मूला बताएं हम लोग, ट्यूब के केस में बताएं 4 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन रो जी डी बताया। डी हमारा क्या था, डाया ऑफ ट्यूब था। अब इसके केस में हमारा क्या होगा, टी, यहाँ पे डी के जगह केवल क्या आ रहा है, टी आ रहा है, तो ये टी हमारा क्या है, थिकनेस बिटवीन टू प्लेट। यही जो हम लोग प्लेट ले रहे हैं ना, इसी के बीच का जो थिकनेस होता है, यही देखिए, मान लीजिए यही उंगली है हमारा, ये हमारा प्लेट है, ये उंगली है। ठीक है, ये उंगली जो होता है हमारा, यही थिकनेस है, मतलब कितना मोटा ले रहे हैं हम लोग, तो ये हमारा क्या हो गया, थिकनेस हुआ बिटवीन टू प्लेट के बीच। ठीक है, तो इन फॉर्मूला को भी आपको क्या करना है, याद रखना है। अब देखिए क्या होता है, क्या होता है, ये नोट पॉइंट को हमको क्या करना है, देखना है नोट पॉइंट को। अब देखिए नोट पॉइंट क्या कहता है, नोट पॉइंट कह रहा है कि अगर हमारा प्योर ग्लास, यही चीज इंपॉर्टेंट है, देखिए ये डाटा इंपॉर्टेंट है, इसको क्या करना है आपको, इसको क्या करना है, याद रखना है। अब देखिए प्योर वाटर और ग्लास ट्यूब, यानी कि इसमें ये जो वाटर है हमारा, प्योर वाटर, यानी कि ये प्योर वाटर है, तो इसमें भी भरा हुआ क्या है हमारा, प्योर वाटर है, और ग्लास ट्यूब है। तो अगर प्योर वाटर और ग्लास ट्यूब रहेगा तो उनके बीच जो थीटा बनेगा वो 0 डिग्री बनेगा। क्या कहना चाह रहे हैं हमारा, अगर यही था हमारा बीकर, यानी कि हमारा कंटेनर, इसमें हमारा कैपिलरी ट्यूब था, तो ये है हमारा वाटर सरफेस, और इसमें क्या हो रहा था, कैपिलरी राइज हो रहा था। अगर मान लीजिए इसमें कैपिलरी राइज तभी होगा जब हमारा थीटा, तो यहाँ पे क्या बन रहा था, थीटा कुछ ना कुछ बन रहा था, लेस देन 90 डिग्री, क्या बन रहा था, लेस देन 90 डिग्री बन रहा था। लेकिन ये कंडीशन क्या बोल रहा है कि अगर हमारा इसमें प्योर वाटर रहे, प्योर H2O रहे, और हमारा ये ग्लास रहे, ग्लास का ट्यूब रहे, तो उस केस में जो ये थीटा बनेगा ना, वो क्या बनेगा, हमारा थीटा जो बनेगा वो हमारा 0 डिग्री बनेगा। इन द सेंस हम लोग क्या कर रहे हैं कि ये जो हमारा एंगल बनाएगा, ये लेवल जो बनेगा इसमें इस तरीके से बनेगा। अब देखिए इस तरीके से बनाइएगा तो थीटा कितना डिग्री बन जाएगा, 0 डिग्री बन जाएगा, 0 डिग्री बन जाएगा ना। जब हम लोग इसमें प्योर वाटर नहीं लेंगे, वाटर लेंगे, तो ये ऐसे जाएगा। ये केस है हमारा किसका, ओनली वाटर का। वाटर और ग्लास ट्यूब के बीच जो थीटा बनेगा वो बोल रहा है कि 8 डिग्री बनता है। कितना बनता है, 8 डिग्री। तो उसी तरीके से बोल रहा है अगर हमारा फॉर प्योर वाटर एंड ग्लास ट्यूब है, ठीक है, प्योर वाटर एंड ग्लास ट्यूब है, तो थीटा हमारा 0 डिग्री बनेगा। लेकिन अगर हमारा प्योर वाटर नहीं होके नॉर्मल वाटर रहे, सिंपल वाटर, ठीक है, अगर वाटर है यहाँ और ग्लास ट्यूब है, तो उसके केस में हमारा क्या होगा, थीटा हमारा 8 डिग्री बनेगा, यानी कि 8 डिग्री का एंगल बनाएगा। ठीक है, अगर हम किरोसिन ऑयल, अगर इसी H2O, मान लीजिए इस जो हम लोग कंटेनर लिए हैं, इसमें H2O के जगह हम लोग क्या ले लें, किरोसिन ले लें। क्या ले ले, किरोसिन ले लें। और किरोसिन एंड ग्लास ट्यूब के बीच अगर हमारा कोई लिक्विड है, तो उस केस में जो हमारा थीटा बनेगा वो हमारा क्या बनेगा, 26 डिग्री बनेगा। ठीक है, और Hg के केस में अभी जो हम लोग कैपिलरी फॉल बता रहे थे, कैपिलरी फॉल का जो हम केस बता रहे थे कि कैपिलरी फॉल के केस में हम लोग कितना, कौन सा फ्लूइड लेते हैं, Hg लेते हैं। कैपिलरी फॉल के केस में हम लोग Hg फ्लूइड लेते हैं। तो Hg जब फ्लूइड लेंगे तो Hg फ्लूइड और हमारे ग्लास ट्यूब के बीच जो एंगल बनेगा वो कितना एंगल बनेगा, वो बनेगा आपका 128 डिग्री। अगर इसमें हम लोग क्या लिए, Hg लिए, और इसमें क्या है हमारा फ्लूइड प्रेजेंट है। 10-15 मिनट क्लास है क्या, अच्छा तुरंत छोड़ देते हैं, 10-15 मिनट रुके ना। अब हम क्या कर रहे हैं, इसमें कैपिलरी फॉल का केस आएगा। कैपिलरी फॉल में हमारा क्या होगा, कैपिलरी फॉल में होगा हमारा इस तरीके से। अब देखिए ये जो एंगल बना रहा है हमारा कितना, थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। जब थीटा ग्रेटर देन 90 हो रहा है, दैट मीन्स हमारा थीटा क्या, यही देखिए 90 से ऊपर। इसीलिए ये केस लिए थे हम लोग किसमें, कैपिलरी फॉल में। अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं। कैपिलरी फॉल का एग्जांपल क्या हो रहा है, राइज ऑफ किरोसिन ऑयल इन स्टोव।
यानी कि अगर हम लोग लालटेन में, क्या पहले जमाने में लालटेन से हम लोग पढ़ते थे, तो लालटेन में क्या रहता था, बत्ती रहता था। बत्ती क्या करता था, किरोसिन ऑयल को ऊपर की ओर खींचता था। तो कौन से इफेक्ट के वजह से किरोसिन ऑयल को अपने ऊपर की ओर खींचता था, तो वो इसी इफेक्ट के वजह से, इसी कैपिलरी इफेक्ट के वजह से खींचता था। पहला एग्जांपल ये हो गया राइज ऑफ किरोसिन ऑयल इन स्टॉप। दूसरा हो गया राइज ऑफ वाटर इन ट्री। प्लांट क्या करता है, रूट से हमारा रूट से क्या करता है, वाटर को अपनी ओर खींचता है अपने ग्रोथ के लिए, ठीक है। तो उसमें भी कौन सा इफेक्ट देखने को मिलता है, कैपिलरी राइज का इफेक्ट या कैपिलरी फॉल। कैपिलरी राइज का जनरली देखने मिलेगा, यानी कि कैपिलरी इफेक्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कैविटेशन के ऊपर। क्या होता है कैविटेशन, देखिए ये हमारा क्या है, पाइप है। मान लीजिए ये हमारा इस तरीके से पाइप है। पाइप में क्या कर रहा है, फ्लूइड फ्लो कर रहा है। तो किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे, पाइप के अगर किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे, मान लीजिए यही हमारा पॉइंट है, अगर इस पॉइंट पे हमारा प्रेशर ऑफ फ्लूइड जो है, प्रेशर ऑफ फ्लूइड यानी कि इस जगह जो फ्लूइड हमारा फ्लो कर रहा है, उस जगह पे, उस पॉइंट पे प्रेशर ऑफ फ्लूइड जो होता है हमारा, अगर वो कम हो जाए, अगर प्रेशर ऑफ फ्लूइड क्या हो जाए, कम हो जाए, किससे, वेपर प्रेशर ऑफ पाइप एट दैट पॉइंट, यानी कि उसी पॉइंट पे वेपर प्रेशर से अगर कम हो जाए, ठीक है, ठीक है। कहने का मतलब है कि प्रेशर ऑफ फ्लूइड एट एनी पॉइंट इन अ पाइप इज लेस देन वेपर प्रेशर एट दैट पॉइंट, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कैविटेशन कहते हैं। कैविटेशन कहते हैं, यानी कि कैविटेशन का मतलब क्या, जैसे कैसे बोलते हैं, क्षय हो जाना, ठीक है। कैविटी होना, कैसे बोलते हैं, दांत में कैविटी हो गया है, मतलब क्षय हो गया है दांत का, ठीक है। तो देखिए होता क्या है एक्चुअली, जब फ्लो करेगा ना फ्लूइड इसमें, तो अगर किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे हमारा अगर प्रेशर, फ्लूइड का प्रेशर वेपर प्रेशर से कम हो जाएगा, तो उस जगह क्या होगा, बबल का फॉर्मेशन होगा। क्या चीज का फॉर्मेशन होगा, बबल का फॉर्मेशन होगा। और वही बबल हमारा क्या करेगा, ब्रस्ट करेगा। वही बबल हमारा क्या करेगा, ब्रस्ट करेगा, जिसके वजह से हमारा एकदम ब्रस्ट करता है, आवाज आता है, आवाज आता है पानी में, देखते हैं प्रेशर क्रिएट होता है नल में तो आवाज करता है। तो उसी तरीके से ब्रस्ट करेगा, तो जिसके वजह से हमारा क्या डेवलप होगा, कैविटेशन डेवलप होगा, ठीक है। ये चीज आपको क्या करना है, याद रखना है। कैविटेशन क्या होता है, ये एग्जाम में पूछा है। कंडीशन क्या होता है, यही जो हम लोग ब्रैकेट में घेर के रखे हैं ना, इस कंडीशन को आपको क्या करना है, याद रखना है, ठीक है, कैविटेशन में, ठीक है। अब हम बात करते हैं, देखिए एक पॉइंट का, कि वेपर प्रेशर एट सरफेस ऑफ लिक्विड। अगर हमारा वेपर प्रेशर लिक्विड के सरफेस पे वो बराबर हो जाएगा प्रेशर एक्सर्टेड बाय सराउंडिंग, यानी कि बाहर से जो, अगर हमारा किसी सरफेस के ऊपर में वेपर प्रेशर अगर लग रहा है, वो अगर हमारा वेपर प्रेशर बराबर हो जाएगा किसका, सरफेस मतलब सराउंडिंग, प्रेशर एक्सर्टेड बाय सराउंडिंग, यानी कि उस लिक्विड सरफेस के सराउंडिंग से जो भी प्रेशर उसके ऊपर डेवलप हो रहा है उसके बराबर हो जाएगा, तो उस केस में हमारा क्या होगा, बॉइलिंग अकर्स होने लगेगा, ठीक है। क्या होने लगेगा, बॉइलिंग अकर्स होने लगेगा। तो याद रखना है इस चीज को भी, ठीक है। तो याद रखना है, वेपर प्रेशर एट सरफेस ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू प्रेशर एक्सर्टेड बाय सराउंडिंग। अगर ये दोनों बराबर हो जाएगा तो हमारा क्या होने लगेगा, बॉइलिंग पॉइंट अकर्स हो जाएगा, या बोल सकते हैं बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, अकर्स हो जाएगा। तो यहाँ पे कैविटेशन अकर्स हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, बॉइलिंग पॉइंट अकर्स हो रहा है। तो आज का क्लास हमारा क्या हो रहा है, यहीं पे समाप्त हो रहा है। और आप लोगों का क्या हो गया, फर्स्ट यूनिट नंबर जो है 1 क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। अगर आप लोगों को लगता है कि इसमें अगर कुछ भी पॉइंट छूटा हुआ है एग्जाम ओरिएंटेड, ठीक है, तो आप हमें बता सकते हैं। अब आप जाके जब आप इंट्रोडक्शन पॉइंट का यानी कि फर्स्ट चैप्टर का जब आप क्वेश्चन लगाइएगा, देखिएगा बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन लगेगा। और हम आशा करते हैं कि कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, एटलीस्ट 90% तो आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, 90% आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो आज का क्लास हम यही क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। थैंक यू से, यानी धन्यवाद से, ठीक है।